हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी KTS क्लासेस में। मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपडेट दिया था कि बरवाड़ी से मुझे एस्पायर किया गया था और हमें धनबाद डिवीज़न में रिपोर्ट करने के बाद समस्तीपुर जाना था। फ़िलहाल आज का डेट आपका 21 मार्च है, तो आज हम लोग समस्तीपुर में हैं। मतलब कल धनबाद से चले थे, एक लंबी हम लोग की रात की जर्नी रही। फिर हम लोग समस्तीपुर, जो हम लोग का ट्रेनिंग सेंटर है STC सुपरवाइजर ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ पे JEE जितने भी सारे होते हैं कैरेज एंड वैगन डिपार्टमेंट के ECR जोन से, उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे आने के बाद रिपोर्ट किया। फिर एक शेड्यूल हम लोग का बना हुआ 2 वीक के लिए पतरातू के लिए। तो थोड़ा सा तो ये हरसमेंट भी हुआ, क्योंकि धनबाद से हम लोग जर्नी करके जस्ट आए हैं, फिर तुरंत जाना भी है। तो थोड़ा उसके जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा शेयर कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से ड्यूरिंग फील्ड ट्रेनिंग में हमें कितनी, मतलब एक तरह से बोल सकते हो आपको, हाँ परेशानी भी बोल सकते हो, या एक तरह से मज़ा भी मतलब आप बोल सकते हो। चलिए थोड़ा अपने दोस्त से जानते हैं थोड़ा। सबसे पहले तो अपन लोग वहाँ से धनबाद से रात में ट्रेन पकड़े 10 बजे। सुबह यहाँ 6:45-7 बजे के आसपास उतरे थे। उसके बाद फिर और एक चीज़ इम्पोर्टेंट बात ये है कि मतलब हम लोग जब भी कुछ ट्रैवलिंग करते हैं तो हमें रेलवे एक पास देती है ना, फर्स्ट AC की पास देती है। मतलब फर्स्ट AC में आपको सेकंड जो AC होती है, फर्स्ट क्लास का सेकंड AC या थर्ड AC में आप ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छी बात है ना, कंफर्टेबल जर्नी होती है। अगर टिकट नहीं भी कटा पाएँ तो भी उस केस में होता है कि मतलब विदाउट टिकट भी आप सिर्फ पास पर ट्रैवल कर सकते हैं। उसके साथ साथ फिर यही हम लोग सुबह यहाँ पे पहुँचे 8 बजे के आसपास, रिपोर्ट किया सेंटर पे। 9 बजे सब लोग मतलब जो भी थे यहाँ पे इंस्ट्रक्टर लोग मिलने के बाद हमारा जो स्पेयर लेटर वहाँ से मिला था उसको जमा किया गया। फिर थोड़ा सा छोटा सा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू के बाद भी थोड़ा बहुत नॉलेज शेयरिंग हुआ। फिर उसके बाद अपन लोग को पास इशू किया गया नया, जो वापस यहाँ से हम लोग को वहाँ जाना है 2 वीक के लिए पतरातू में एक डीजल ट्रैक्शन सेंटर है, वहाँ पे ट्रेनिंग होगा। और दूसरा है CMT लैब का 1 वीक का। 2 वीक का होने के बाद फिर 3 तारीख को हम लोग वापस वहाँ से स्पेयर होकर के 4 को फिर हम लोग रिपोर्ट करेंगे। देखिए मेनली जब आप एज ए JEE बन के आते हो रेलवे में, तो आपको 2 जो ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, फील्ड ट्रेनिंग एंड जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जहाँ से आपकी क्लासेस होती है। अभी हम लोग जहाँ पर अभी बैठे हुए हैं, हम लोग का STC सेंटर है जहाँ पर हमारी रेगुलर क्लासेस चलेगी। बट अभी हम लोग फील्ड ट्रेनिंग का ड्यूरेशन में है, मतलब 2 मंथ कंप्लीट हो चुका है और कुछ टाइम तक फिर फील्ड ट्रेनिंग करेंगे। फिर हम लोग रिटर्न यहाँ पे समस्तीपुर आने वाले हैं। फिर हमारी जो क्लासेस है वो रेगुलर चलेगी, यही है ना। और सुबह देखो थोड़ा सा हमारी प्रॉब्लम ये हुआ कि हम लोग जब अभी फील्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हम लोग का ड्रेस कोड भी होता है। जितने भी सारे आप रेलवे JEE की जो ट्रेनिंग करते हैं, तो ड्रेस कोड ना रहने के कारण थोड़ा सा वो सुनने को मिला ना कि ड्रेस कोड होना चाहिए था। क्यों? तो हम लोग भी नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हम लोग का भी एक वाइट शर्ट है और ग्रे कलर की जो है ड्रेस कोड देखने को मिलेगा। ये भी मतलब साथ में वार्निंग देके भेजा जा रहा है कि अगली बार अगर आना है 3 तारीख या 4 तारीख जब भी यहाँ रिपोर्ट करेंगे तो अपना ड्रेस कोड या फिर ड्रेस के साथ आना है यहाँ पे, ड्रेस के साथ आ रहा है। और जैसे कि कुछ बच्चे हम लोग के साथ जो थे, जो हाफ बैच जिनको समस्तीपुर में रख लिया गया, तो उन लोगों को देखे कि भाई चलो ड्रेस कोड के साथ है, तो एक देख के अलग से लगा फीलिंग। मतलब एक होता ना कि भले हम लोग भी ट्रेनिंग कर रहे थे, हम लोग फील्ड ट्रेनिंग पे थे, लेकिन उन लोग ट्रेनिंग अभी जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे वो क्लास कर रहे थे, तो उनको थोड़ा देख कर डिसिप्लिन देखने का मतलब लगा कि हाँ ये बच्चे ज़्यादा डिसिप्लिन हम लोग से नहीं। तो चलिए हम लोग भी दिखेंगे आप लोग को धीरे धीरे, जब हमारी भी फील्ड ट्रेनिंग वहाँ से कंप्लीट होकर जब हम लोग ट्रेनिंग स्कूल में आएंगे तो आपको दिखाने वाला हूँ उस टाइम की भाई देखो कैसी क्लासेस होती है, क्या डिसिप्लिन है नहीं है। और कुछ चीज़ें इस टाइम आप शेयर करना चाहते हो अपनी जो फील्ड ट्रेनिंग में आपको लगे होगा नहीं मेरे लिए सबसे यादगार है? काफ़ी इतना। और धीरे धीरे आगे है कि मिल रही है कि जो घर पे रहने को मिला 2 महीने के आसपास, 2.5 महीना हो गया लगभग। अच्छा, ये सबसे अच्छा मतलब देखिए वही था, डिपेंड करता था कि अगर आपको घर के आमने सामने अगर आपको पोस्टिंग चाहिए, ड्यूरिंग फॉर्म फिलअप में आपको क्या करना, सबसे पहले आपको देखना है जिस रेलवे स्टेशन के आसपास आपको पोस्टिंग चाहिए वो किस डिवीज़न के अंदर में आता है, ठीक है। और डिवीज़न आती है जोन के अंदर में, और जोन आता है किसी बोर्ड के अंदर में, तो उसी बोर्ड में आप फॉर्म भरें। और उस बोर्ड को चुनने के बाद आपको प्रेफरेंस जोन वही जोन रखना है जो आपके एरिया में हो, नहीं जिस तरह हम लोग का होम टाउन के आसपास जो पड़े वो ज़्यादा बेटर रहता है। नहीं ज़्यादा मतलब क्लोज रह पाएंगे फैमिली के, या फिर जो भी वैसा ज़रूरत पड़ता है तो उसके इमरजेंसी केस में आप मतलब इजीली अवेलेबल रह सकते हैं किसी के लिए भी। अच्छा चलिए थोड़ा सा जैसे कि बहुत सारा इशू होता है कि जो रेलवे JEE में जो मेडिकल होती है खास करके आई स्टैंडर्ड नहीं B1 होती है कि B2 होती है, हमारी थोड़ा कन्फ्यूजन। तो JEE का तो CNW का B1 होता है। अच्छा और पावर जैसे कि उसमें 4D, थोड़ा सा कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा अपना। जैसे मेरा जो मेडिकल स्टैंडर्ड था वो पहले टाइम पे मेरा जब हुआ था 2019 में, ये दिसंबर के टाइम पे, तो वो था A1 पे मेरे मतलब A3 पे मेरे को पास किया गया था। उस समय मेरा -2 डायप्टर पावर था। फिर लेकिन लॉकडाउन जब लगा, लॉकडाउन लगने के बाद फिर सिस्टम पे मतलब लगातार वही स्क्रीन टाइम आउट बढ़ने के चलते फिर अपना ये पावर फिर मेरा बढ़ते बढ़ते B1 कैटेगरी में फिर मैं आ गया था।
देखो ग्लासेस जितने भी सारे कैंडिडेट जो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उनको आपको भी पता होगा कि आपको पावर भी दो तरह की बनती है, एक सिलेंड्रिकल और एक स्फेरिकल बनता है नहीं। तो आपको जो 4D जो रहता है उसी डायप्टर के अंदर ही जब तक आप रहोगे तभी आप जब आपकी मेडिकल होगी तब आप वहाँ पे फिट पाए जाते हो। और कुछ ऐसा मतलब आपको एक्सपीरियंस हो रहा हो मेडिकल से? जो भी मतलब अगर मेडिकल के लिए जाते हैं रेलवे में, जैसे कि किसी का चश्मा लगा है तो अपना प्रिस्क्रिप्शन साथ में लेके जाना चाहिए हमेशा, किसी एक मतलब रजिस्टर्ड डॉक्टर का, तभी वहाँ पे मान्य हो। जैसा कि मेरा एक बार जब 19 में था तो उस समय रिम्स का हम लेके गए हुए थे, तो लेकिन रिम्स का उन्होंने वो मना कर दिया कि बोला कि नहीं इसको हम वैलिड नहीं मानते हैं। उसमें होता क्या है, रिम्स का पर्ची पे सामने आपका जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है वो रहता है, लेकिन बैक साइड में पावर लिख दिया था उन्होंने नीचे में कोने पे, इसलिए उसको वैलिड नहीं माना था हम लोग। फिर जब जमशेदपुर में थे तो वहाँ 3 दिन या 4 दिन लगा था मेडिकल में, तो वहाँ पे फिर हमको रोका भी गया था लास्ट डे के लिए कि आपके लिए पैनल बैठेगा, और शायद पैनल बैठा भी था लेकिन बताया नहीं गया था हमको पर्सनली आकर। मतलब नॉर्मली इनका यही एक्सपीरियंस है कि जो आपका प्रिस्क्रिप्शन जो पावर का है वो एक ऑथेंटिक डॉक्टर के साथ होना चाहिए। सबसे बड़ा चीज़ है। ग्लासेस भी जो आप यूज़ कर रहे हो ना वो भी उसी सेम पावर का होना चाहिए जो प्रिस्क्रिप्शन है, नहीं तो ताकि अगर चेकअप अगर हो तो फिर वो, क्योंकि आपका ग्लास का भी पावर चेक करेंगे, आँख का पावर चेक करेंगे और प्रिस्क्रिप्शन भी चेक करेंगे, तीनों अगर टैली होगा तभी आपको फिर वो मेडिकली फिट देंगे, नहीं तो फिर वो मेडिकली फिट नहीं देते जल्दी। और कुछ ऐसा एक्सपीरियंस और कुछ जैसे कि बाइनोकुलर हो गया, कलर विजन हो गया, कलर विजन, नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, ये तो सारे टेस्ट कॉमन है भैया, ये सारे। ऐसा मेरे साथ यहाँ पे अभी धनबाद में जो ट्रेनिंग अपना जो मेडिकल हुआ था उसमें मेरे को विदाउट ग्लासेस पढ़ने के लिए नियर विजन में बोला गया था, तो मेरा जो है वो पावर थोड़ा ज़्यादा है, इस चलते नियर विजन में हम इतना तक आराम से पढ़ लेते हैं, मतलब लगभग 25 सेंटीमीटर इजीली पढ़ लेते हैं। लेकिन जो पेपर दिया था वो थोड़ा दूर रखे थे और लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा था, वो चमक रहा था। जब पढ़ने के लिए हम उसको चालू किए तो वहाँ पे उन लोग बोला क्या जी कि चश्मा के बिना नहीं दिखता है क्या जी, चश्मा उठा के वापस से लगाएं, फिर पढ़ के बताएं, तो फिर बोले ठीक है फिर जाओ। फिर भी अगर लगे कि नहीं, खास करके आई का मेडिकल से रिलेटेड अगर आपको लगे कुछ डाउट है कमेंट करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन रहता है ना कि कितने पावर आपका जो रहेगा वो एक्सेप्टेबल है। वो देखो हाँ, चीज़ है कि कलर ब्लाइंड के लिए कोई वैसा स्पेसिफिक वो है नहीं कि कलर ब्लाइंड अगर हैं आप तो आपको पोस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ, क्योंकि देखो हाँ, मतलब मेंशन नहीं है कलर ब्लाइंड के लिए। जैसे हम लोग B1 का डिस्कस कर रहे हैं ना, तो देखो क्या होता है कि हर एक पोस्ट के लिए एक मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। जैसे कि सपोज अगर आप असिस्टेंट लोको पायलट का देने जा रहे हो तो आपको पता है कि रेलवे सबसे टफ मेडिकल वही है, A1 होना चाहिए। टफ इसलिए माना जाता है क्योंकि उसमें आई की जो साइड होती है भैया वो 6x6 विदाउट ग्लास होना चाहिए, इसलिए थोड़ा बहुत टफ हो जाती है, ठीक है। जैसे हम लोग B1 में आए, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर मैं ग्लास यूज़ करता हूँ तो क्या मैं RRB JEE मेडिकल के लिए एलिजिबल हूँ? बिल्कुल, आप देख सकते हो मेरे भाई, मेरे मित्र सामने हैं, ग्लास है और एक पावर का जो लिमिट रहता है उसके अंडर में ही आपका वो जो चश्मा जो आप यूज़ करते हो वो लाई करना चाहिए। आपका कितना था उसमें पावर यूज़ करते थे? अभी तो शुरू में मेरा -2 पॉइंट समथिंग था, मतलब -2.25 के आसपास था, फिर भी हमको A3 पास कर दिया गया था। और अभी क्या है? अभी तो -2.5 दोनों आइज में है, सिलेंड्रिकल और -1 का है स्पेरिकल। और टोटल मिला के कितना बनता है? -3.5 3.5 मतलब देखो ये 4D के अंदर में है, समझ रहे हो आप। तो जितने भी लड़के ग्लासेस यूज़ करते हो तो उनको पता कि भाई अगर 4D जिनका हो रहा है आप मस्त एलिजिबल हो। और थोड़ा सा आपको स्क्रीन से बच के रहना है, जो आप कंटिन्यूसली रील्स देखते हो ना, अगर देखते हो तो की बात कर रहा हूँ, थोड़ा उससे बचना है। उस टाइम में थोड़ा अपना ग्लासेस वगैरह पहन के यूज़ करो और आँख को भी सेफ्टी रख के चलना। ये नहीं कि पढ़े जा रहे हैं पता चला मेडिकल जब आपका आएगा इतना मेहनत करोगे, CBT 1 CBT 2 जाओगे, फिर मेडिकल में छट जाओगे, तो यार ये बहुत बुरी बात है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप रेलवे JEE की तैयारी कर रहे हो तो भाई आपकी जो आई की जो मतलब पावर वो कितनी है, आपकी रेंज में वो लाई करती है नहीं करती है, तभी आप प्रिपरेशन करें। क्यों? नहीं तो वो जर्नी फिर बहुत दुखद हो जाती है। क्योंकि मैंने भी एक सुना था, मेरा जो छोटा भाई था उसका भी NTPC लेवल 4 में जब उसकी मेडिकल चल रही थी तो एक लड़का क्या किया था, वो लेजर सर्जरी करवा गया था, ठीक है। और जब वो आँख पे कुछ जैसे एक मशीन था ना कि यहाँ पे रखते हैं उसको, हाँ, और पूरा आई के अंदर नर्व्स को चेक किया था, उसको चेक करते हैं ना, तो वो बार बोलता है कि नहीं मैंने कुछ नहीं करवाया। तो डॉक्टर लोगों ने 3 से 4 बार चेक किया था, बोला नहीं तुम्हारा तो है प्रॉब्लम, अंदर नर्व्स डैमेज हुआ था उस केस में। हाँ, उसको लगता है कि अगर सर्जरी करवा लेंगे तो मेरा कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई अगर आप इतने होशियार हो तो आपसे बड़े बड़े होशियार यहाँ पर टेक्नोलॉजी के मीडियम से तुरंत चेक करके पता कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारी गलती नहीं करना है। जेन्युइन पर्सन हो तो जेन्युइन तैयारी करो यार, ठीक है, ताकि आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आए। और कुछ एक्सपीरियंस फील्ड ट्रेनिंग का?
फील्ड ट्रेनिंग का जो भी अब तक अच्छा चल रहा है। देखो फील्ड का मतलब क्या होता है, रेलवे का ओपन सिस्टम जहाँ पे आपकी जो ब्रांच मिली है, चाहे आप सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के जेई बने हो, ठीक है, चाहे आप ग्राउंड वर्क होता है, हाँ, जो भी ग्राउंड वर्क होता है वो बस एक्चुअल में आपको हाँ प्रैक्टिकल वहाँ पे जाना है। ट्रेनिंग स्कूल में आपको थ्योरी पढ़ाया जाता है, ठीक है, थ्योरी और कुछ कंसेप्ट आपको मॉडल दिखाए जाते हैं, बट आप जब फील्ड में जाते हो तो आप एक्चुअल देखते हो कि अच्छा ये स्टाफ है, ये मेरा इस तरीके से मेरे को काम जो है मिल के करना है स्टाफ के साथ, तो इसीलिए उसको फील्ड ट्रेनिंग बोला जाता है, ठीक है। और किसी भी अगर आप डिपार्टमेंट से हो, जैसे कि इलेक्ट्रिकल वाले जो डिपार्टमेंट में होते हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा देखो यार आपके लिए जनरल सर्विस और टीआरएस बहुत बेस्ट डिपार्टमेंट है। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, जब फॉर्म भरते तो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ को देख के वो अपना चूज़ करते हैं पोस्ट, और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए कंबाइंड पोस्ट होती है। मुझे लगता है मेरे साथ भी बहुत सारे ऐसे फ्रेंड जो है भैया है ब्रांच इलेक्ट्रिकल, बट नंबर ऑफ सीट ज़्यादा देख के वो डाल दिए हैं मैकेनिकल। कहीं ना कहीं उनको तो एक अंदर से नहीं रिग्रेट फील होता है यार नहीं चलो मेरे को अपना जो ब्रांच है वो नहीं मिला। जैसे हम लोग को मैकेनिकल है तो बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है यार चलो अपने ब्रांच के अंदर में ही है। जैसे मेरे पास भी ऑप्शन था लेवल 5 एनटीपीसी में जाने का। हाँ बिल्कुल, इनका सिलेक्शन जनवरी को था। इनका सिलेक्शन एनटीपीसी में भी हो चुका है लेवल ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल जॉब इसके कंपैरिजन में, बस ऑफिस अपना बैठे रहना है। सही बात है, सही वही बात, जो भी अपना मतलब बस सिस्टम पे काम है, इधर का काम नहीं है फील्ड वाला घूमने फिरने का। सही बात। फिर भी हम उसको छोड़कर इसको मतलब सेलेक्ट किए। वो सिर्फ वो उसका रीज़न वही है कि अपना फील्ड से रिलेटेड है, जिसका पढ़ाई की हम मतलब उस फील्ड में काम मिल कि लगता है कि चलो यार आपने कुछ एक छोटा सा भी टर्म पढ़ा कि चलो भाई मेजरमेंट, तो मेजरमेंट आप यहाँ पे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जब देखते हैं ना तो लगता है अरे यार ये तो मैंने पढ़ा था अपने सिलेबस में, थ्योरी पढ़ा था, तो अंदर से एक फीलिंग आती है नहीं ब्रांच वाले। आपको भी ये गलती नहीं करना। टीआरएस वाले होते हैं ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक, आपको पूरा इलेक्ट्रो जो आपकी लोकोमोटिव होती है आपको भी पता होगा पूरी इलेक्ट्रिक सिस्टम है उसमें, तो भाई वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। जनरल सर्विस जो होती है, जो कोचिंग गाड़ियों में आपके एसी लाइटिंग वगैरह जो सिस्टम होती है वो भी आपके लिए बेस्ट है। टीआरडी ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन जो ओएचई वायर जाती है वो इलेक्ट्रिकल के लिए बेस्ट है। सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की बात करूंगा, ये दो टर्म है, एक टर्म एक बोला जाता है बट ये दो पोस्ट है, सिग्नल अलग है टेलीकम्युनिकेशन अलग है। उसमें से जो इलेक्ट्रॉनिक्स के कैंडिडेट है उनके लिए यार टेलीकम्युनिकेशन सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए, देन आफ्टर आपका सिग्नल होना चाहिए। और सिविल वालों की अगर बात करूंगा, जैसे कि उनके भी वर्क्स होती है, पीवे होती है, ठीक है, पीवे मतलब परमानेंट वे हो गया, तो ये सारे ही फील्ड डिपार्टमेंट आप फील्ड से रिलेटेड रहता है। तो जहाँ तक मुझे पता है दोस्तों से भी मैं सुनता हूँ वर्क्स डिपार्टमेंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। और भी सारे अदर बहुत सारे डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर साइंस के भी बहुत सारे होते हैं। मैं आपको जो नोटिफिकेशन मुझे रेलवे की तरफ से जो हम लोग 2018 में जो निकला था ना, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि जो कंप्यूटर साइंस वाले का भी मैसेज आया हुआ था कि सर हम लोग किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो मैं आपको वहाँ पे ज़रूर वो शेयर करूँगा, वो जो PDF मेरे पास है। चलिए, तो ये हम लोग का अभी फील्ड ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस रहा, ठीक है। फिर हम लोग 2 हफ्ते के लिए पतरातुर जाएंगे, फिर देन आफ्टर रिटर्न समस्तीपुर, और यहाँ पर फिर हमारी कंटिन्यू जो ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट रहती है, क्लास जो हमारी चलेगी। और इस तरीके से रंग बिरंगे कलरफुल जो ड्रेस दिख रही है ना, ये नहीं रहेगा उस टाइम, फिर एक ड्रेस कोड रहेगा हमारा ना। तो चलिए फिर ID कार्ड भी, हाँ ID कार्ड वगैरह भी उस टाइम रहेगा। तो चलिए उस टाइम का एक्सपीरियंस कुछ अलग रहेगा। और भी कुछ नहीं, बस इतना ही ना। हाँ। चलिए भाई, अगर आपको लगे कि कुछ डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करता हूँ। और चैनल पे अगर नए हो यार तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि रेलवे की जो नई वैकेंसीज आने वाली है अपकमिंग, उनसे रिलेटेड जो भी जॉब प्रोफाइल रहेगी, मोटिवेशन गाइडलाइन आपको इस चैनल के तहत मिलती है। तो अगर आप जुड़े रहोगे तो आपका इसमें बेनिफिट है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।